atomic size along the period and in a group on moving down, ग्रुप में on moving down and period में from left to right, यानी एटम का साइज कैसे इंक्रीज होता है on moving from left to right in a period and on moving down from top to bottom in a group. ठीक है, तो एटॉमिक साइज बच्चों, एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज हम कैसे नापेंगे? एटॉमिक रेडियस से नापेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी बात कह सकते हैं कि एटम की रेडियस का वेरिएशन, एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन एक ही बात है। ठीक है, सो क्या एटॉमिक साइज, या हम इसी को कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम एटम का साइज कैसे नापेंगे? जिस एटम की रेडियस बड़ी होगी उसका साइज बड़ा होगा, जिस एटम की रेडियस छोटी होगी उसका साइज छोटा होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड। ठीक है, along the period. तो पीरियड में हम व्हेन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सेकंड पीरियड लिया हमने, ठीक है, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ली, बे, बा, क, ना, ओ, फ, नी। ठीक है, अगर हम थर्ड पीरियड को लेते हैं, थर्ड पीरियड में देखते हैं तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं? ना, मग, अल, सी, प, स, कल, आ। कोई भी पीरियड लेंगे, साइज ऑफ एटम का अगर हम देखेंगे वेरिएशन क्या हुआ, तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रुप 17 तक साइज साइज कहें या हम इसी को कहें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या साइज डिक्रीज अप टू ग्रुप 17, यानी पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप से 17th ग्रुप तक। ये वाला आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, ये वाला आपका सेकंड ग्रुप है, फिर ये वाला 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट से 17 तक साइज डिक्रीज होगा एंड 17 से जब हम 18 में जाएंगे तो साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 17 to 18 ग्रुप साइज इंक्रीज। ठीक है, ये ग्रुप है। इसी तरह से थर्ड पीरियड में अगर हम देखेंगे तो थर्ड में भी सेम पैटर्न रहता है। जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो 17 तक साइज का क्या होता है? एटॉमिक रेडियस और साइज डिक्रीज अप टू ग्रुप 17 and group 17 to 18 size increase। तो हम यहाँ पर ये जो वेरिएशन हुआ दो पार्ट में पढ़ेंगे। रीजन कि पहले तो ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट से लेके 17 तक डिक्रीज क्यों हुआ, फिर हम पढ़ेंगे कि साइज 17 से लेकर के
18 इंक्रीज क्यों हुआ, ठीक है। तो रीजन इसका क्या है, दोनों के ही रीजन देखें तो हमने आपको पहले ही दो राक्षसों की कहानी बताई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले, कि जब हम ग्रुप इसमें पीरियड में लेफ्ट टू राइट घूमते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में एंटर करता है एंड एट द सेम टाइम प्रोटॉन इज आल्सो एंटर्स इन द न्यूक्लियस, बट डिस्टेंस ऑफ nucleus from the distance of valence shell from the nucleus does not increase, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को या बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को बहुत पहले की अपेक्षा ज्यादा उसको खींचता है, क्योंकि उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप 40 बच्चे क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो और मैं आपको एक अकेले पढ़ा रही हूँ, तो भी आप शांति से बैठे होंगे, और एक बच्चा और बाहर से आ जाए और बाहर से एक टीचर और आ जाए क्लास में, तो अब क्या होगा, आप टीचर हो गए 2 और बच्चा भी एक बढ़ा है, लेकिन टीचर 2 बढ़े, टीचर भी एक बढ़ा, बच्चा भी एक बढ़ा, लेकिन डिस्टेंस टीचर से बच्चों का नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, टीचर का इफेक्ट ज्यादा होगा। पहले आप शांति से बैठे थे, आप थोड़ी और शांति से बैठ जाओगे, क्योंकि इफेक्ट बढ़ गया, एक टीचर था अभी एक और आ गया। उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप KL शेल होती है केवल लिथियम को अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लिथियम का, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, है ना, 2 6 और 2 7 और 2 8, ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जो नया इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, के एल शेल में ही बढ़ रहा है, यानी जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनमें केवल ये न्यूक्लियस है और उसमें सिर्फ 2 शेल है, ये के शेल है और ये एल शेल है, और जो नया इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो सिर्फ एल शेल में ही जा रहा है, न्यूक्लियस से एल शेल का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एल शेल में ही एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, और एट द सेम टाइम न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो प्रोटॉनों की यहाँ जो संख्या बढ़ रही है उनके कारण उनका इफेक्ट, यहाँ पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन पर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब उनका इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ पुल करेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो जब न्यूक्लियस पुल करेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एटम सिकुड़ जाएगा, यानी बैलेंस शेल न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा तो एटम सिकुड़ जाएगा, यानी उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये चीज आप हर जगह पे लागू होगी। ध्यान दीजिए कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और इफेक्टिवली खींच रहा है, इसका बहुत जगह असर पड़ेगा, सिर्फ साइज पर ही नहीं पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बढ़ेगा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर पड़ेगा, मेटेलिक करेक्टर पे असर पड़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर पे असर पड़ेगा। सबका बेस यही है, ठीक है। शिरडी वाले साईं बाबा की तरह सबका मालिक एक है, उसी तरह जितना भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आप वेरिएशन पढ़ रहे हैं, सबका बेसिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया है, उसको आपने जितने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको अब चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है और आपको याद हो जाएगा। केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर खूब रटना पड़ेगा, और खूब रटने के बाद भी आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या है, आंसर क्या है, ऐसा करके। तो सबसे पहले आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट उसको बहुत ध्यान से तैयार कीजिए। वो 2 चीजें आपकी तैयार हैं, वो कहानी आपकी तैयार है, तो आपको पूरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एकदम सिंपल लगेगा। कैसा भी टेढ़ा सवाल आ जाएगा आप कर लेंगे, बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो देखो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है यानी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को पकड़ करके अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे, थोड़ा इधर खिसक जाएंगे, तो क्या होगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप फर्स्ट से लेकर के ग्रुप 17 तक एटम छोटा होता चला जाता है, यानी कि साइज डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन 17 से 18 में साइज बढ़ा क्यों, ये भी आई बात होगी आपके दिमाग में। तो 17 से 18 में जो साइज बढ़ता है उसका कारण ये है कि जो नोबल गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इलेक्ट्रॉनों में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है उसके कारण स्लाइटली ओवरवेट हो जाता है और ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो थोड़ा सा ये बढ़ जाता है साइज नोबल गैस का। करस्पॉन्डिंग पीरियड अपने ही पीरियड में बढ़ेगा, मतलब ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके लिए भाषा यूज करते हैं इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी अगर हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं उसके ही अपने पीरियड में बात कर रहे हैं, ये इस नोबल गैस की किसी दूसरे पीरियड के एलिमेंट से तुलना नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो कंपैरिजन हो रहा है एक ही पीरियड के एलिमेंट का हो रहा है, अपने अपने पीरियड में ही हो रहा है, तो एक ही पीरियड में सबसे बड़ा एटम कौन सा होगा, सबसे बड़ा नोबल गैस होता है। अभी आप 11th में जाएंगे तो और ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी बुक में लिखा है कि सबसे बड़ा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और उसके बाद सबसे छोटा 17 ग्रुप का एलिमेंट, और वहां ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग नोबल गैस, यानी नोबल गैस को हटा के। हम जो आपको बता रहे हैं नोबल गैस को भी मिला लिया, तो फर्स्ट ग्रुप से चले यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से चले नोबल गैस का बड़ा हुआ, लेकिन नोबल गैस का इतना बड़ा होता है, मतलब अपने पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ा, यानी अगर आप यहाँ पर अरेंज करोगे पीरियड में साइज के हिसाब से, तो साइज क्या हो जाएगा, नियोन का, फिर हो जाएगा किसका, ली बे ब क ना ओ फा ने। अगर सीधा सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा रहे हैं इसको, तो सीधा सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा, ठीक है, ये क्लियर हुई बात। तो ये बहुत अच्छे ने इधर आ गया है ना, नहीं हट गया, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे होगा, आर्गन को आप इधर ले आएंगे तो साइज में क्या होगा, आर्गन, और आर्गन के बाद ना मग अल सी प स कल, ठीक है। तो आपके जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अपने अपने पीरियड में इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड एल्काली मेटल लार्जेस्ट, ये वाला जो मेटल है फर्स्ट ग्रुप का मेटल, ये एल्काली मेटल कहलाता है, आपको पता है, ठीक है, ये एल्काली मेटल है, ये एल्कलाइन सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप का हर एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप का हर एलिमेंट हैलोजन कहलाता है, ये आपको पता है। तो हैलोजन तक पीरियड, यानी अगर हम साइज की बात करेंगे तो सबसे छोटा किसी भी पीरियड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो कौन होगा, अपने पीरियड में, अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे छोटा एटम कौन सा मिलेगा आपको, हैलोजन, ठीक है। ये आर्गन, फिर मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आर्गन हम पहले यहाँ लिख चुके हैं, इधर लिख चुके हैं, तो साइज डिक्रीज, ठीक है। अब आप कैसे याद रखोगे ये वाली बात, कई बार कंफ्यूजन ना हो, पहले तो चलिए पीरियोडिक टेबल में जब हम यहाँ चलते हैं सबसे बड़ा एटम है, फिर इधर चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम घटेगा, और नोबल गैस सबसे बड़ा है। नोबल गैस सबसे बड़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि अभी आप 10th में हैं तो 10th में उस स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, फिर भी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात आपको बताए दे रही हूँ। जो रेडियस हम पढ़ते हैं, 3-4 तरीके की रेडियस पढ़ते हैं, कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं, मेटालिक रेडियस पढ़ते हैं, और वंडर वाल रेडियस पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, ये सब रिएक्शन करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस बनाते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस ऐसे नापी जाती है कि जैसे O2 की नापी गई, तो एक ऑक्सीजन एटम कितना बड़ा है तो हम ऐसे नापेंगे, ये 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, एक ये ऑक्सीजन एटम, एक ये ऑक्सीजन एटम, ये O2 का मॉलिक्यूल हो गया। O2 के मॉलिक्यूल के
दोनों के न्यूक्लियस को लंबाई नापेंगे, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस नापेंगे, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम मानेंगे दोनों एटम की एटॉमिक रेडियस के बराबर। तो एक एटम की एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, इसका हाफ, यानी इसकी जो एटॉमिक रेडियस हम नापेंगे O2 के मॉलिक्यूल की, वो ये होगी एटॉमिक रेडियस। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, थोड़ा एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो शायद कॉमन सेंस की बात है ना, जो एटॉमिक रेडियस होगी कोवेलेंट रेडियस वो छोटी होगी। तो ये जो है हेलोजन है, ऑक्सीजन है, यानी जितने भी नॉन मेटल हैं इनकी हम कोवेलेंट रेडियस नापते हैं। कोवेलेंट रेडियस इस तरह से नापेंगे। और जो नोबल गैस है, नोबल गैस की वान डेर वाल रेडियस नापते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है नोबल गैस की वान डेर वाल रेडियस, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कैसा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज होंगे कि नोबल गैस की रेडियस, वो बार बार क्वेश्चन पूछने आते हैं कि मैम नोबल गैस की रेडियस क्या होगी, ये बड़ा सबसे बड़ा क्यों हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। तो वो चीज आपके दिमाग में रहे, क्योंकि नोबल गैस किसी से रिएक्शन तो करता नहीं है, अकेला अकेला एटम रहता है, ठीक है, आइसोलेटेड एटम रहता है। तो नोबल गैस की जो रेडियस होती है उसको कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस जो होती है वो सबसे बड़ी रेडियस होती है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, मेटेलिक रेडियस हो या कोवेलेंट रेडियस हो, ठीक है। सबसे बड़ी रेडियस वान डेर वाल रेडियस होती है, क्योंकि वो वान डेर वाल रेडियस क्या होती है, जब दो एटम पास पास हो, और मतलब एक जैसे नियोन एटम है, ये नियोन एटम हुआ और एक ये नियोन एटम हुआ, यहाँ पर नियोन एटम की ये जो रेडियस होगी ये वान डेर वाल रेडियस कहलाएगी, या हम कहेंगे इनका हाफ कर देंगे तो भी ये इस तरह से। तो हमको इतने डिटेल में अभी नहीं जाना है कि वान डेर वाल रेडियस क्या है या क्या है। आप ये समझ लो कि फ्री जो नोबल गैस एटम है उसकी जो रेडियस है वो वान डेर वाल रेडियस है, और वान डेर वाल रेडियस बड़ी होती है, और ये इनकी कोवेलेंट रेडियस नापी जाती है। और जितने भी मेटल हैं, मेटल की मेटेलिक रेडियस नापी जाती है, उसका अलग क्राइटेरिया है। किस क्राइटेरिया से क्या नापा जाएगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि सबसे बड़ी वान डेर वाल रेडियस होती है चारों में। तो नोबल गैस की रेडियस वान डेर वाल रेडियस होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो अब आप याद रखेंगे कि नोबल गैस सबसे बड़ी हो गई। और फर्स्ट ग्रुप से जब हम चलते हैं इधर पीरियड में 17th तक पहुंचते पहुंचते साइज घटता है। तो जब हम लगाएंगे साइज के हिसाब से, तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे बड़ा नोबल गैस, उसके बाद अल्कली मेटल, और उसके बाद ग्रुप 17 का एलिमेंट सबसे छोटा। यही बात आपके सेकंड पीरियड में होगी, ठीक है ना। सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा नोबल गैस, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, और फिर उसी पीरियड में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप 17 का एलिमेंट सबसे छोटा। क्लियर बात हो गई। साइज लेफ्ट टू राइट घटता है फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 17th ग्रुप तक। जब हम किसी पीरियड में ऐसा मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज ऑफ एटम घट रहा है। और 17 से 18 में जब हम मूव करेंगे तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। कितना बढ़ता है, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अल्कली मेटल से भी बड़ा हो जाएगा। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि इनकी वान डेर वाल रेडियस नापी जाती है, ठीक है। अब वान डेर वाल रेडियस क्या होती है आप अगले साल पढ़ोगे ज्यादा डिटेल में, इसीलिए मैंने उसको नहीं समझाया है। लेकिन एक मेमोरी एड आपके पास हो गया कि वान डेर वाल रेडियस के कारण ये इनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि ये रिएक्शन तो करते नहीं है, ये ओवरलैपिंग में चला गया। ये जो इतना पार्ट है ओवरलैपिंग में कम हो गया ना, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। चाहे O2 मॉलिक्यूल हो, Cl2 में Cl की रेडियस नापी जाएगी तो वो भी ऐसे ही नापी जाएगी। फ्लोरीन की रेडियस भी ऐसे ही नापी जाएगी। दो फ्लोरीन एटम होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का आधा डिस्टेंस इसका फ्लोरीन का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में कुछ चला गया तो वो छोटा हो गया। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, सिंगल एटम की रेडियस नापी जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो एटम है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सारे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज्यादा है। तो वो एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए तो ये वाली बात हो गई। अब इसका रीजन भी लिख लीजिए कि क्या होता है। अभी तो आपने समझ लिया, अब रीजन लिख लीजिए कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों होता है। जब एग्जाम में आएगा तो आप ये वाली भाषा लिखेंगे कि साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू ग्रुप 17 एंड देन इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 17 टू ग्रुप 18, ठीक है।
So on moving from left to right, in a period. साइज ऑफ एटम या हम कहें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट का ही नाम क्या है? अल्कली मेटल्स टू ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन्स। यानी ग्रुप फर्स्ट से लेकर के ग्रुप 17 तक साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, इसका रीजन हम यहाँ लिखेंगे अभी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ ये हो गया कि साइज ऑफ एटम increase from on moving group 17 to group 18. दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, मूविंग फ्रॉम ग्रुप 17 टू ग्रुप 18 साइज ऑफ एटम increase in their करस्पॉन्डिंग पीरियड। अपने अपने पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रीजन कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज क्यों होता है, तो उसका रीजन है कि on moving from left to right in a period, the coming new electron enters in the same shell, while enters in the same shell and distance of shell or electron from the nucleus does not increase, while at the same time protons also increase in the nucleus. So since the distance of
electron does not increase and effect of nucleus increase. Effect of nucleus यानी effect of nucleus का मतलब क्या हुआ? That is effective nuclear charge. Increases, hence size of atom decrease. ठीक है, अब इसका कारण कि ग्रुप 17 से 18 में साइज बढ़ क्यों गया? बिकॉज ग्रुप 18 एलिमेंट that is noble gas has fulfilled valence shell, that is complete octet, and extra stable electronic configuration. So due to fulfilled electrons fulfilled shell, the inter-electronic repulsion increases which overweighs the effective nuclear charge. केवल नोबल गैस में ऐसा होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरवे कर देता है, जिसके कारण जो नोबल गैस का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 17 एलिमेंट. ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसको रटना नहीं है, रट करके याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा. आपको इसको समझना है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज का वेरिएशन आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें रटने नहीं पड़ेंगे, परमानेंट याद हो जाएंगी. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ग्रुप में कैसे होता है साइज का. सो वेरिएशन ऑफ साइज on moving in a group. आपको बस ये बात याद रखनी है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमने जो दो राक्षस पढ़ रखे हैं, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो हमेशा एक ही राक्षस ताकतवर होता है और एक वीक होता है. जब हम पीरियड में घूमते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो राक्षस है वो ताकतवर होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट उसके कंपैरिजन में वीक होता है. और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस वीक हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला राक्षस पावरफुल हो जाता है. दो में से एक ही पावरफुल होता है, घूमते दोनों साथ साथ हैं.
अगर ये चीज आपको याद है तो फिर आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करने पर एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होता है। तो ग्रुप में देखिए क्या होता है, कोई भी ग्रुप हम कंसीडर कर लें, लीना के रब से फरियाद, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 11, 19 एंड 37, 55, 87 है ना। कहाँ से निकला? +8, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। लिथियम में 8 जोड़ा तो सोडियम का मिल गया एटॉमिक नंबर 11, सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ा तो पोटेशियम का मिल गया 19, इसमें 18 जोड़ा तो रुबिडियम का मिल गया 37, 37 में 18 जोड़ा तो हमें मिल गया सीजियम का 55 और इसमें 32 जोड़ा तो हमें फ्रांसियम का मिल गया 82। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? लिथियम का लिखा आपने 2, 1, सोडियम का लिखते हो 2, 8, 1, पोटेशियम का लिखते हो 2, 8, 8, 1, रुबिडियम का 2, 8, 18, 8, 1, सीजियम का लिखते हो 2, 8, 18, 18, 8, 1, और यहाँ पे 2, 8, 18, 32, फिर 18, 8, 1 है ना। इस तरह से लिखते हो। या हम ऊपर देखें तो लिथियम में केवल K और L शेल होती है। सोडियम की बात करें तो सोडियम में 1, 2, 3 यानी KL M शेल होती है 3। पोटेशियम में KL M N शेल एक और बढ़ गई। रुबिडियम की बात करें तो KL M N O शेल और बढ़ गई, ठीक है। सीजियम की बात करें तो KL M N O P एक और शेल बढ़ गई। और फ्रांसियम की बात करें तो KL M N O P Q एक और शेल बढ़ गई Q। यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, एटम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो लिथियम एटम कैसा होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है यहाँ और KL शेल है, ये लिथियम है, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम कैसा होगा, ये लिथियम है। सोडियम की बात करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और K शेल, L शेल और M शेल, 3 शेल है यहाँ पे, है ना, ये वाले KL M। अगर हम पोटेशियम की बात करें, ये वाला हो गया हमारा कौन सा, सोडियम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की तो पोटेशियम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये है K, पोटेशियम। K लिखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो हम इसका पूरा नाम लिख रहे हैं पोटेशियम। तो K, L, M एंड N, यहाँ पे 4 शेल हो गई, ठीक है। और नीचे आते हैं, अगर रुबिडियम की बात कर लें तो रुबिडियम का केस कैसा होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये हम बात कर रहे हैं रुबिडियम की, ठीक है। तो रुबिडियम के केस में कितने K, L, M, N, O, ठीक है। K, L, M, N, O, इतनी शेल है। यानी ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। K, L, यहाँ पे K, L, M, यहाँ पे K, L, M, N, यहाँ पे K, L, M, N, O। ऊपर से नीचे आ रहा हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो फिर साइज को बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो कौन सा राक्षस ज्यादा ताकतवर हो जाता है,
स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला राक्षस ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा मतलब क्या हुआ, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल के शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं बैलेंस शेल को। ये सबका बैलेंस शेल है। बैलेंस शेल सबका कहाँ है, आउटर मोस्ट शेल, यानी लिथियम का ये बैलेंस शेल है। ठीक है, सोडियम का ये है वैलेंस शेल, इसको मिटा देते हैं ना। सोडियम का ये वैलेंस शेल है M। पोटेशियम का वैलेंस शेल N है, और यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ बैलेंस शेल को बैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करने के लिए केवल के शेल है। यहाँ पे जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करने के लिए 2 शेल हैं, के और एल शेल है। यहाँ पर बैलेंस शेल को रिपेल करने के लिए 1 2 3 है। यहाँ पे बैलेंस शेल को रिपेल कर रहे हैं 1 2 3 4 शेल रिपेल कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला राक्षस पावरफुल होता जा रहा है। तो जैसे ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, यानी हम कहें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है बैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, तो क्या होगा, जो बैलेंस सेल है न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर हो जाएगा, और दूर। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो दूर हो ही रहा है, इसके बावजूद भी ये सब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके और खिसकाएंगे, यानी एटम का साइज क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, कॉमन सेंस की बात है। और जब एटम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पे है, और न्यूक्लियस में अभी जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तब भी जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, और अभी भी प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया, और इनका रिपल्शन भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अब न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत नहीं रहेगी बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप सामने बैठे हो और मैं वहीं खड़े होकर के पढ़ा रही हूँ, तो आप एकदम शांति से पढ़ते हो, है ना। और जैसे ही पीरियड खत्म हुआ और मैं क्लास के बाहर निकली तो डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, आप कोई बेंच पे चढ़ के नाचने लगता है, कोई अपने बाजू वाले की कॉपी छीन लाता है, ऐसे करते हो ना, कोई चौक तोड़ तोड़ करके फेंकने लगता है, कोई सीट पे तबला बजाने लगता है। कारण क्या है, कारण ये है कि टीचर बाहर गया, टीचर बाहर गया तो अब उसका इफेक्ट कम हो गया क्लास में। क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके ऊपर पकड़ मजबूत नहीं रही, पकड़ मजबूत नहीं रही तो क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो आप कूदने फांदने लगे, हाँ इधर करने लगे, बिल्कुल हल्ला गुल्ला करने लगे। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है कि न्यूक्लियस की पकड़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितना दूर होता जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत नहीं रहेगी, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब कम हो गया। प्रोटॉन उतने ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसका इफेक्ट कम हो गया। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन क्या होगा, साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज ऑन मूविंग, सॉरी वेरिएशन ऑफ साइज क्या होगा, मैंने थोड़ा सा गलत बोला, साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, तो नोट कर लीजिए, साइज ऑफ एटम, या हम कहें इसी को कि एटॉमिक रेडियस will increase on moving down in a group। ठीक है, अब अगर रीजन आपसे पूछा जाए इसका, व्हाट इज द रीजन,
तो रीजन इसका क्या होगा, ऑन, यही बनाएंगे आप, ऐसे बना देंगे, वो भले ना लिखें, इतना डायग्राम बना करके रीजन जरूर देना है आपको। तो रीजन क्या हो गया कि ऑन मूविंग डाउन नंबर ऑफ शेल्स increase. So also the distance of valence electron from the nucleus increase. So effect of nucleus, या हम कहें that is effective nuclear charge increase, effective nuclear charge decreases, while repulsion of intervening इंटरवेनिंग का मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन also increases. So size of atom increase. ठीक है, कारण क्या हुआ, 3 कारण हुए, ध्यान दीजिए। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने के 3 कारण मेन क्या हुए, नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी बढ़ना क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और तीसरा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना। इन तीनों के कारण साइज ऑफ एटम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं कि 3 रीजन क्या क्या हो गए यहाँ साइज के घटने के। इन शॉर्ट इंक्रीज इन साइज क्यों हुआ, ड्यू टू increase in number of shells, due to increase in inter-electronic repulsion of intervening electron, और तीसरा कारण हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट साइज ऑफ एटम इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप ड्यू टू। ठीक है, अब बच्चों आप जितने बार हमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे हम उतने बार आपको इसका अलग लैंग्वेज में जवाब दे देंगे, क्योंकि हम मन में सोचते हैं और उसको ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। इसी तरह से आपको कहीं भी कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है आप इसके नोट्स जरूर बनाइए, लेकिन आप ये कोशिश मत करिए कि हम इसको ऐसा का ऐसा ही रट लें। आप मेनली यहाँ पे जो चीज समझने की है वो चीज समझने की है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और उसका वेरिएशन पीरियड में कैसे होता है, ग्रुप में कैसे होता है।
स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और उसका वेरिएशन ग्रुप में कैसे होता है, वेरिएशन पीरियड में कैसे होता है। अगर आपने ये चीजें समझ ली हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हम 10 बार इसका जवाब अलग अलग तरीके से दे देंगे, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कितना बार रटोगे, क्या क्या रटोगे, इस तरीके के अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनका आंसर इसी आधार पर निकलेगा, इसी बेस पर निकलेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर। अगर आपने समझा हुआ है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप रटते रहेंगे और परेशान रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है।